Hello everyone, welcome to the Export series powered by Ship Global. Today we have a very important and special guest with us. He is from Jaipur and he is in this business from past 10 plus years. Welcome Mohit ji. Thank you so much आने के लिए. मोहित जी आप अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताइए. ऑनलाइन बिजनेस में करीब 10+ ईयर से कर रहा हूँ. अच्छा है, आपके कम इन्वेस्टमेंट से आप इसको ग्रो कर सकते हैं. इसके अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट कम है और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट ह्यूज होता है और एज वेल एज इन्वॉल्वमेंट भी ह्यूज होता है. इसमें थोड़ा सा स्किल या टेक्निकल बेस्ड टिप्स ले चलें या थोड़ा सा इसका राइटली एक्सप्लोर करें, हम इसके अंदर डीप डाउन करके काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं. अगर बात करी जाए चैलेंजेस की, इंटरनेशनल चैलेंजेस बहुत लोगों को आते हैं, एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा आते हैं. आपने ऐसे कौन से इंटरनेशनल चैलेंजेस फेस करे हैं जब आपने स्टार्ट करा होगा एक्सपोर्ट करना? चैलेंजेस तो हर एंगल पे चैलेंज है. शिपिंग एक चैलेंज है, क्वालिटी एक चैलेंज है, बैंक कॉम्प्लायंस में चैलेंजेस हैं. तो चैलेंज क्वालिटी कंट्रोल एक चैलेंज हो जाता है, राइट प्रोडक्ट एक चैलेंज हो जाता है, कस्टमर फीडबैक एक चैलेंज हो जाता है, फेक रिटर्न भी एक चैलेंज है. लेकिन बाय द एक्सपीरियंस आप समझ जाते हैं कि अगर का रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे प्रोडक्ट को पैक करना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है. कई बार कस्टमर फीडबैक लेकर के हम कई बार ब्रोकन आइटम का फ़ोटो मंगा करके एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों डैमेज हुआ, कहाँ डैमेज हुआ. तो करेक्टिव एक्शंस लेते काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता करते हैं. ई कॉमर्स में कैसे स्टार्ट करा आपने, मतलब कहाँ से आपने इंस्पिरेशन ली और कौन से मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप ये करते हैं? बेसिकली इंस्पिरेशन तो कुछ करना था, तो देखा कि इसमें कम इन्वेस्टमेंट से चालू हो सकता है, कोई ज़्यादा सच को स्किल रिक्वायर्ड नहीं है. जयपुर एक अच्छी जगह थी सोर्स करने के लिए. और जहाँ तक प्लेटफॉर्म्स की बात है, ईबे पे किया. देन अभी अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अगर आप राइटली उस पर काम करें समझ करके, उसके प्रॉपर उसके जो भी पैरामीटर्स हैं उनको देखते हुए, उनके पीबीसी को समझते हुए, अपने लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को समझते हुए तो काम किया. स्ट्रगल आएगा लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हाँ हो सकता है. आई थिंक स्ट्रगल्स ही आपको एक तरीके से और रिफाइन करते हैं आपके काम. राइट. क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं आप तो रेक्टिफाई करके फिर आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे हाँ जी. लेकिन रेगुलर लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम उसको रिमूव करते जाएं और अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं. तो डिलीवरी का तो ऐसे अमेज़ॉन की बात करें, 2 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर. वन इज FBA है, वन इज स्टैंडर्ड शिपिंग, वन इज एक्सपीडिएट शिपिंग. FBA तो अमेज़ॉन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. या तक स्टैंडर्ड शिपिंग की बात है तो उसके अंदर जो प्लेयर्स लोकल जो आप जैसे जो प्लेयर्स हैं, शिप ग्लोबल वगैरह हैं. और जब एक्सपीडिएट की बात आ जाती है तो एक्सपेंसिव जो भी कोरियर है लाइक DHL प्रोडक्ट्स हम उनको यूज़ करता है. तो डिपेंड कि ऑर्डर की नेचर कैसा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो अकॉर्डिंगली डिस्पैच होता है. और एक बार क्योंकि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाता है तो हमें पता रहता है कि इसका वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है, शिपिंग चार्ज कितना लगेगा. तो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट भी करते हैं, प्री कैलकुलेशन हो जाता है कि इस पर इतना शिपिंग चार्ज जाएगा. अकॉर्डिंगली हम कोड भी कर सकते हैं. और ज़्यादा कॉम्प्लायंस की बात है तो एज सच कोई, मतलब मेरे प्रोडक्ट में तो एज सच कोई ज़्यादा कॉम्प्लायंस के रिक्वायरमेंट मुझको आती है. एक रियल टाइम ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर एक्सपोर्टर्स ट्रैक करने के लिए कि कहाँ पर है पार्सल. जैसे शिप ग्लोबल का एक बहुत बड़ा USP है, शिप ग्लोबल का रियल टाइम ट्रैकिंग आपको मिलती है जो डॉट टू डॉट. वो आपको कितना हेल्प करता है आपके थ्रू आउट? फेथ बनता है कि हमारा पैकेट टाइम मूव हो रहा है, टाइमली मूव हो रहा है. कस्टमर भी इसको ट्रैक कर सकता है. कस्टमर अगर हमसे पूछता है तो हम भी उसको एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एक लिंक दे सकते हैं कि आप इस पर चेक कर लीजिए. तो बेसिकली एक कनेक्शन बना रहता है पैकेट के साथ में, कंसाइनमेंट के साथ में कि हाँ ये चल रहा है, मूव हो रहा है. इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोकल स्टाफ का इन्फॉर्म करके उससे रेक्टिफाई भी टाइमली करा सकते हैं. अच्छा, अगर बात करी जाए जैसे अभी हॉलीडे सीजन आ रहा है US में, तो वहाँ पे उस टाइम पर गिफ्टिंग के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बिकॉज कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अलग होता है. तो ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ हैं आपके मुताबिक जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं? इंडिया की तरफ से तो जैसे हम देखा जाए, होम फर्निशिंग बहुत अच्छा है, वुड क्राफ्ट अच्छा है, डेकोरेटिव आइटम्स अच्छे हैं. तो लिस्ट तो एंडलेस है देखा जाए तो. लेकिन जो डेकोरेटिव माना जाए जिसको, जिसके अंदर के इमोशन एक्सचेंज होते हैं, वो न्यू ईयर पर मुझे लगता है ज़्यादा
ट्रिगर करते हैं ज़्यादा कर। हाँ जी। वन ऑफ द मेजर मार्केट हमारी यूएस है। आप मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी कौन सी कंट्री है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा शिपिंग कर पाए हैं अभी तक? यूएसए। यूएस? तो आप क्या और ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको लगता है कि जो एक एक्सपोर्टर है और ज़्यादा उसको एक्सप्लोर कर सकता है, बिकॉज वो एकदम अनटचेबल सी जोन है वो? बेसिकली मेरे हिसाब से एक बार पहले किसी भी एक्सपोर्टर को यूएस को पूरे अच्छी तरह समझ के टैप करना है, क्योंकि पूरा पोटेंशियल वहीं पर ही है। तो पहले जब हम उसको पूरा समझ लें, अपनी लिस्टिंग, अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज कर लें उसके लिए, फिर हम ग्रेजुअली यूके और जर्मनी की तरफ जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है। यूके में तो फिर भी बहुत ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा रहती है, इंडियन कम्युनिटीज़ रहती है, तो उसकी वजह से भी आई गेस बहुत ज़्यादा एक वहाँ पे हाइप है इंडियन प्रोडक्ट्स की। लेकिन वहाँ इम्पोर्ट को लेकर के काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं यूके के अंदर, तो एक बैरियर बड़ा है अभी वहाँ पे। कई बार मतलब मैंने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया यूके के साथ में, लेकिन कभी भी कोई प्राइसिंग ज़्यादा हो जाता है या कुछ भी ऐसा जो कॉम्प्लाइंस का प्रॉब्लम आता है, उस केस के अंदर स्टक होने का प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो मैंने अभी तक कोई और दूसरा मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया। यूएस एक ऐसा है कि जो खुला हुआ मार्केट है, ओपन है, ईजी है, शिपमेंट और शिपिंग कंपनी अवेलेबल है शिप करने के लिए। तो बट हाँ, अगर आप पूरा अच्छी तरह कर चुके हैं तो यूके और जर्मनी पे जा सकते हैं। एक मैंने बहुत बारी एक ही स्टेटमेंट सुनी है कि यूएस की जो शिपिंग टर्म्स हैं वो काफ़ी इजी है फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एज ऑफ, तो आपको क्या इस चीज़ से अग्री करते हैं कि 100% है? वही कारण ही वही है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो पा रहा है, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो इतना रिस्ट्रिक्शंस को, बैरियर को ब्रेक कर पाना एक छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना, और कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। कॉस्टिंग तब तो सबको लगता है कि सबको बराबर से कॉस्ट छोड़ना होता है ये इंटरनेशनली, जितना भी यूएस में मिल रहा है उतना का इंडिया में मिले, उतना का वहाँ पे मिले। तो कॉस्ट नहीं बढ़ते हुए अगर हम काम करें तो ठीक रहे। अगर किसी को आपको कोई आज से ही शिपिंग स्टार्ट कर रहा है और अगर आपको उनको एडवाइस देनी है कि एक ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, भले चाहे वो कमोडिटीज़ से अंडरस्टैंडेबल हो, आप क्या प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, आपको एकदम उसको अच्छे से समझना चाहिए, उसको डिटेल एकदम कि मतलब कहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप कैसे यहाँ पर उसको जर्नलाइज उसको बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या ऐसे कुछ टिप्स देंगे? टिप्स तो अपने प्रोडक्ट पर पहले काफ़ी मेहनत करना चाहिए, उसको प्रोडक्ट को समझना चाहिए कि है क्या आखिरकार, इसके मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इसके डायमेंशन क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कुछ इंटरनेशनल कॉम्प्लायंसेस तो नहीं है। इस तरह लेकर के पहले आपका प्रोडक्ट पे आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए, देन आपको मार्केट में जाना चाहिए, एक तरीका ही। हाँ जी। अब जैसे कि अगर हम बात करें एक्सपोर्टिंग की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो है शिपिंग पार्टनर्स। तो आपको क्या लगता है कि लॉजिस्टिक्स के मामले में इंडिया में कितना वो लॉजिस्टिक्स वो कितना इजी हुआ है? पहले फेडेक्स और डीएचएल जैसी ही कंपनियां दो थी, यूपीएस भी था, जिसके अंदर की काफ़ी अकाउंट ओपन करना, उनसे डील करना, ठीक है, कंपनियां अच्छी थी, वो उनका ट्रांजिट टाइम कम था, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत थी। लेकिन अभी उससे 1/3 प्राइस पे हमें जो लोकल शिपिंग जो अवेलेबल हो गई है, उससे एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान हुआ है, बिकॉज कस्टमर भी हमें एक टाइम देता है, 15 दिन का एक टाइम देता है डिलीवर करने के लिए। तो उस यूपीएस और डीएचएल के कंपैरिजन में हम 1/3 प्राइस पे जब हम शिप कर पाते हैं तो हम उससे कंप्लीट कर पाते हैं, उसको एक्सपोर्ट सक्सेसफुली कर पाते हैं। अगर ये नहीं हो तो कॉस्ट 3 गुना बढ़ जाएगी और मुश्किल। मैं ये यूज़र्स को बताना चाहती हूँ, हमारे व्यूअर्स को, कि मोहित जी हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट खास कस्टमर हैं। सर, आपने जब शिप ग्लोबल ज्वाइन करा एज एन एक्सपोर्टर, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस जो आपको थोड़ा लगा कि हाँ, यहाँ पर मुझे इन सब चीज़ों से राहत मिली है? प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्राइसिंग एज कम्पेयर टू ट्रांसिट टाइम, हाँ जी, है ना, 12-13 दिन का अगर ट्रांसिट टाइम में और प्राइसिंग है तो वो ठीक है अपने। प्लस एश्योरेंस मिलता है कि हाँ कनेक्ट हो रहा है, प्लस एंड माइल ट्रैकिंग में मिलता है। कई बार जब आप लोग कनेक्ट करते हैं लास्ट माइल हमसे, तो पिकअप टाइम पर होता है, टाइमली हो जाता है, शिपिंग बिल आपको मिल जाता है। ये CSP5 CSP4 दोनों का फैसिलिटी है। तो अगर बस ट्रांजिट टाइम ज़्यादा है और प्राइस ठीक है तो फिर सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप हमारे यूजर्स को ये बता सकते हैं कि आपने शिप ग्लोबल के बारे में कहाँ से पता चला और आप कितने टाइम से कनेक्टेड हैं हमारे से? वो शायद तो एग्जीबिशन ही पता लगा। अच्छा, 3-4 साल से शायद मैं कनेक्टेड हूँ। अच्छा। एग्जीबिशन कहाँ पे गई? दिल्ली या जयपुर में कहीं था। अच्छा। जयपुर या दिल्ली कहीं। एक ऐसी इम्पोर्टेंट या सबसे इम्पोर्टेंट खास बात
जो आपको लगता है कि शिप ग्लोबल को अलग बनाता है अदर कंपनीज से, तो वो एक ऐसी क्या यूएसपी होगी कि आपको लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग दैट इनके पास ही है ये? जो लोकल एग्जीक्यूटिव हैं रेगुलर टच में रहते हैं, हाँ उनको हम अपनी बात तो कह पाते हैं कम से कम, ये तो है, उनसे कनेक्शन रेगुलर बना रहता है। अब जयपुर में भी ऑफिस है तो हाँ जैसे मैंने देखा एक फेथ स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ फिजिकल भी जैसे है, एक कोई कॉमन मतलब एक कंपनी है जहाँ हम जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते, फेथ इम्प्रूव हो जाता है ये ऑफिस होने से और एक लोकल स्टाफ होने से। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और खास करके मैंने ये जयपुर में बहुत देखा है कि लोग जो एक कनेक्शन होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। हाँ छोटा सिटी है ना, मैं भी क्या सिक्योर लगता हूँ लोगों की, मैं नए आदमी को कैसे दे दूँ एक मेरा पार्सल। तो जब यहाँ लोकल बंदा होता है, ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोकल ऑफिस भी है, तो लगता है कि हाँ एक बैकअप है कंपनी का, कंपनी के प्रेजेंस स्ट्रांग है तो हम काम कर सकते हैं। और अगर कहीं हमें बाहर फ़ोन मिलाना है तो हमें दिल्ली फ़ोन मिलाना पड़ेगा, या हम फिजिकल आकर के भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये सर जैसे हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि 2030 तक इंडिया को एक्सपोर्ट्स में $2 ट्रिलियन तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का फ्यूचर क्या है लॉजिस्टिक्स में? लॉजिस्टिक, अगर ई कॉमर्स बढ़ेगा तो लॉजिस्टिक्स अपने आप ही बढ़ेगा। अगर हमने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, सही टाइम पे सही कस्टमर को दिया, सही टाइम पे दिया और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, तो ऑर्डर तो आना ही आना है। तो लॉजिस्टिक ने पहले इसको ग्रो करना ही करना है, तो उसमें तो कोई सेकंड थॉट है नहीं। पर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना चाहिए कि ऑर्डर को हमें एक वर्शिप मानना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कस्टमर ये मानना चाहिए, जो एक 5-7 समुद्र बैठा है, जो कस्टमर हमें ऑर्डर दे रहा है, तो एक बेबी की तरह इस प्रोडक्ट को हमें उसे डिलीवर करना चाहिए, तो फिर चीज़ें सब अपने आप मुझे लगता है आसान होती है। एंड आई थिंक ये हमारे सारे ट्रेडर्स पे होता है, अगर वो आपको 100 में से एक प्रोडक्ट पे भेज रहे हैं तो उनका आपका एक बच्चा सॉर्ट अप हो जाता है कि हमारा ये यहाँ पर फंस गया, आप बताइए कहाँ पर है, ये कैसे है। एंड देन इसीलिए वन ऑफ द मेजर फैक्टर शिप ग्लोबल का रियल टाइम ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, क्योंकि इट्स नॉट इवन अबाउट द एक्सपोर्टर्स बट ऑल्सो अबाउट द कस्टमर, जो वहाँ पे बैठ करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अब तक कहाँ पर है। हाँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कई बार डायरेक्टली कोरियर कंपनी को नहीं पूछता, वो सेलर को पूछते हैं मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे, देन वी कैन गो टू द वेबसाइट और चेक करके, लोकल रिप्रेजेंटेटिव से चेक करके पता कर सकते हैं कि अब इसका ट्रैकिंग स्टेटस क्या है और एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम कितना है, डिले हुआ है तो क्यों डिले है, नहीं है तो कब तक पहुँच जाए। सर जैसे कि ई कॉमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडियन ट्रेडर्स अपना बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक दे कैन ग्रो ऑन रियल टाइम बेसिस। तो सर आपको क्या लगता है कि इंडियंस को क्या पुश बैक कर रहा है ई कॉमर्स को ट्राई ना करने का? क्यों लोग अभी भी झिझक रहे हैं ई कॉमर्स को टच करने पे? बेसिकली ई कॉमर्स के अंदर जो सबसे बड़ी बात है प्रमोशन की, मतलब हम अपने आपको प्रमोट कैसे करें। माना कि हम अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन पे डिमांड तो बहुत ज़्यादा है कि प्रमोट कैसे करें। प्रमोट के लिए हमें उसके लिए बेसिकली रूट्स को जानना पड़ेगा कि इसमें ऑर्गेनिक रैंकिंग कैसे है और पेड रैंकिंग कैसे है, पीपीसी की थ्योरी को पूरा समझना पड़ेगा, उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। अगर रिजेक्शंस आते हैं तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा, डैमेजेस हैं तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा अगर आप टाइम देंगे और एक बार एल्गोरिथम और आपके सामने सिस्टम सेट हो गया तो प्रॉबेबली आप काम कर सकते हैं। लोग कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रहे, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन समझ करके और चेंज करते हुए, मतलब अंडरस्टैंड करते हुए, रिफाइन करते हुए चलेंगे, प्रॉबेबली किया जा सकता है। सर आप जैसे कह रहे हैं बहुत अमेज़ॉन, ईबे, कौन सा प्लेटफॉर्म था जो आपने फर्स्ट ट्राई करा था? ईबे 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 में आई गेस बहुत इंडियन प्रोडक्ट्स और भी काफ़ी सेल होता ही है, टेक्सटाइल, हाँ होता है, लेकिन अमेज़ॉन का FBA मॉडल जो है ना वो बहुत ही एक्सलेंट है। उससे कस्टमर को भी बहुत एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि 2 से 3 दिन में उसका रिस्पॉन्स जाता है। रिफंड उसके लिए, रिटर्निंग उसके लिए बहुत आसान है। हमारे लिए भी अच्छा है कि हम एक SKU के नंबर ऑफ SKUs को वहाँ भेज करके एक निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं कि ये बिकता रहेगा, उतना हमें एक टाइम भी मिल जाता है। फिर इसके लिए थोड़ा बैकअप चाहिए होता है। आपका सेल्स जब आपको लग जाए कि इतनी ऑप्टिमाइज हो गई है, आप एक एस्टिमेट करने लगे कि इतने SKUs, नंबर ऑफ SKUs को हम भेज सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप हो जाएगी तो आसान हो जाता है, हो सकता है। मतलब स्ट्रगल तो है लेकिन रास्ता भी है, तो कुछ नहीं है जाना। एंड ऑफ कोर्स एक बार आप ग्रो करते हो, आप एंटर करते हो, तो आपको और ज़्यादा समझ में चीज़ें आने लगती हैं। अगर दिमाग लगाएंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, हम उसको समझेंगे, हमें काम करना है हाँ। तो आ जाएगा।
नहीं समझेंगे, अगर हार जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, मोटा मोटी सी बात। अब जैसे कि मोहित जी, वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी प्रमोट कर रही है ई कॉमर्स को। अगर मैं किसी को बोलूँ कि आपको कोई चाहता है आज से ई कॉमर्स स्टार्ट करना, तो कौन सी एक दो चीज़ें जो उनको माइंड में रखनी पड़ेगी? ठीक, पहले तो जिस प्रोडक्ट पे उनकी प्रोफिशिएंसी स्ट्रांग हो, जिसको प्रिक्योर कर सकते हो, अच्छे रेट पे प्रिक्योर कर सकते हो, जिसकी प्रॉपर पैकिंग कर सकते हो, जिस पे कॉम्प्लेक्सेस को उनको मीट कर सकते हो, पहले तो प्रोडक्ट को उनको बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसमें कोई सन बट नहीं हो। देन मार्केट प्लेस पे जाकर के उनकी कीवर्ड सर्च करना, उनके बारे में पढ़ना। कुछ काफ़ी सारी वेबसाइट ट्यूटोरियल्स वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स, उसमें जाकर के देखना, सेल्स को अपना सर्च वॉल्यूम को देखना और पीपीसीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। दोनों ही प्लेटफॉर्म को आपको बराबर से समझ करके अगर अंदर जाएंगे तो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। मतलब बिफोर एंटरिंग आप जितना होमवर्क कर लेंगे उतना आपको आगे अहेड आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा मोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मतलब शिप ग्लोबल के साथ आपके जितना साथ आए, होप कि और ग्रो करे, आप और लोगों को सजेस्ट करें कि आप लोग भी ई कॉमर्स करिए, ट्रेडिंग करिए, एक्सपोर्टिंग करिए, बिकॉज नाउ आई थिंक वर्ल्ड में इंडिया का टाइम आने वाला है। आई थिंक देयर इज अ ह्यूज, आ सकता है अगर सब मेहनत करें तो। हाँ, सब एक मतलब डिमांड तो बढ़ता जा रहा है ना, डिमांड तो बढ़ ही रही, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, सब कुछ तो बढ़ ही रहा है, तो कोई तो टैप कर ही रहा है, तो हम भी क्यों ना कर लें, वो वाली बात है, कोई तो टैप करेगा ही। इसीलिए आप लोग सबके लिए ई कॉमर्स ट्रेडिंग को इजी बनाने के लिए शिप ग्लोबल हेल्प करता है लोगों को पहुंचाने में फ्रॉम इंडिया टू ग्लोब। थैंक यू सो मच।